हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे पहले मैंने आपको लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डार्क रिएक्शन। अब ये जो डार्क रिएक्शन की प्रोसेस है इसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, बिकॉज इसमें हम कुछ चीज़ों का सिंथेसिस करेंगे, इसलिए हम इसे बायोसिंथेसिस फेज कहते हैं। और डार्क रिएक्शन की जो प्रोसेस है वो सनलाइट की एब्सेंस में होती है, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट पर डिपेंड नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सनलाइट का यूज़ होता है। ये सनलाइट पर डिपेंड होती है। हम लोगों ने जब लाइट रिएक्शन पढ़ी थी तो लाइट रिएक्शन में हमने एक एसिमिलेटरी पावर बनाई थी। एसिमिलेटरी पावर याद कीजिए आप लोग, क्या एसिमिलेटरी पावर बनाई थी हमने? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। हमने बनाया था सोर्स ऑफ एनर्जी ATP और एक रिड्यूस कोएंजाइम NADH+H+। अब ये दोनों ही क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी एक एनर्जी की करेंसी है, ATP से आपको डायरेक्ट एनर्जी मिलती है, और NADPH+H ये एक रिड्यूस कोएंजाइम है। जब आप लोगों ने फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा था तब देखा था कि जब एक NADPH का मॉलिक्यूल ETC साइकिल में एंटर करता है तो ETC साइकिल में एंटर करने के बाद वो हमें क्या देता है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, यानी कि NADPH भी क्या है? कहीं ना कहीं ATP की करेंसी है। तो इसी एसिमिलेटरी पावर का यूज़ करके हम क्या करेंगे? डार्क रिएक्शन चलाएंगे। अब जो डार्क रिएक्शन की प्रोसेस है ये होती कहाँ है? ये होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहाँ पड़ी थी? ग्रेना, थाइलेकोइड के ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। अब ये जो डार्क रिएक्शन है इसे हम क्या बोलेंगे? केल्विन साइकिल, बिकॉज इट्स डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन एंड ही वॉज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज। अब केल्विन साइकिल कैसे स्टार्ट होती है? आप देखिए फ्रेंड्स, एम ऑफ दिस साइकिल, यानी इस साइकिल का एम क्या है? CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। CO2 को रिड्यूस करके क्या करेंगे? हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक रिडक्शन प्रोसेस हो गई। लेकिन केल्विन साइकिल को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या मेन चीज़ चाहिए? केल्विन साइकिल को स्टार्ट करने के लिए हमें मेन चीज़ चाहिए, वो है RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। इस चीज़ को समझिए, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। आपने राइबुलोज ग्लूकोज पढ़ा है जो 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है? ये वही है, बस इसके साथ 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गए तो ये क्या बन गया? बिसफॉस्फेट बन गया। अब अगर लीफ में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि CO2 ज़्यादा है, तो वो RUBP के साथ मिलके विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम क्या बनाएगी? 3G या 3PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और अगर लीफ में O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन RUBP के साथ मिलकर क्या बनाएगा? 2PGA, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। यानी कि केल्विन साइकिल में मेन एंजाइम कौन वर्क करेगा? रुबिस्को। किसकी प्रेजेंस में ये सारी एक्टिविटी होगी? रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। अगर लीफ में O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो O2 क्या करेगा? राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलके एंड प्रोडक्ट क्या बनाएगा? 2PGA, यानी 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। और अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो RUBP के साथ मिलके विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम क्या एंड प्रोडक्ट मिलेगा हमें? 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखिए, जिन प्लांट्स में केल्विन साइकिल चलता है उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? C3 प्लांट्स। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जितने भी प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स वो इस कैटेगरी के होते हैं, यानी C3 प्लांट्स होते हैं, उनमें केल्विन साइकिल चलता है। अब
कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर मोर एफिशिएंट साइकिल को डेवलप किया, यानी कि अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए। चेंजेस करने के बाद केल्विन साइकिल की जगह उन लोगों ने, प्लांट्स ने क्या चलाया? देखिए, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं C4 प्लांट्स या केम प्लांट्स। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आगे वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। केम प्लांट्स यानी क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। दिस प्लांट्स बिलोंग टू क्रेसुलेसी फैमिली। एक क्रेसुलेसी फैमिली होती है, उससे बिलोंग करते हैं ये प्लांट्स। इन प्लांट्स में क्या होता है, जो केल्विन साइकिल होता है, ये केल्विन साइकिल चलने की जगह चेंज हो जाती है। यानी कि ये केल्विन साइकिल C3 प्लांट्स में कहाँ चलता है? स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। लेकिन C4 और केम जो प्लांट्स हैं, इन्होंने अपने अंदर डेवलप की मोर एफिशिएंट साइकिल, यानी कि ये कहाँ पे होने लगा? केल्विन साइकिल वैस्क्यूलर बंडल की बंडल शीट सेल्स में। अब यहाँ पे होने का रीज़न, साइकिल तो यहाँ भी चल रही थी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी चल रही थी। यहाँ साइकिल चलने से क्या होगा, ये जो वैस्कुलर बंडल रहता है, ये रहता है स्टोमेटा से थोड़ा दूर। इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसका होना इसके पास, उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं रहेगी तो RUBP के साथ मिलकर 2PGA कंपाउंड नहीं बनेगा, और इस कंपाउंड को बनाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इस कंपाउंड को बनने से क्या होगा, जो हमारा एसिमिलेटरी पावर बना है उसका पूरा यूज़ 2PGA कर लेगा, यानी 2PGA प्रोडक्ट बनने में हो जाएगा, और इसका कोई सेंस भी नहीं है बिकॉज ये कहीं पर यूज़ नहीं आता है। इसलिए C4 और केम प्लांट्स ने अपने अंदर मॉडिफिकेशंस किए, जिससे O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पर भी RUBP के साथ रिएक्ट ना करके 2PGA हमें नहीं मिलेगा। 2PGA प्रोडक्ट बनने से नुकसान क्या है? जब 2PGA प्रोडक्ट बनता है तो फोटो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और 3PGA नहीं बनेगा। अगर 3PGA नहीं बनेगा तो हम जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस नहीं चलेगी। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो जो एसिमिलेटरी पावर हमें मिल रही थी, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हमें नहीं मिलेगा। और अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो आगे जो साइकिल्स हैं वो हम रन नहीं करवा पाएंगे। अब आप ये चीज़ देखिए कि जो C4 प्लांट्स है, ठीक है, C4 प्लांट्स और केम प्लांट्स, इन दोनों में क्या हुआ, वैस्कुलर बंडल की बंडल शीट सेल्स में केल्विन साइकिल चलने लगा। यहाँ पे केल्विन साइकिल चलने से हमें एज इट इज़, जैसे यहाँ पे एसिमिलेटरी पावर मिल रही थी उसका हम यहाँ यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे CO2 को हम रिड्यूस करके ग्लूकोज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे केल्विन साइकिल की, कि केल्विन साइकिल एक्चुअल में रन के। नाउ वी डिस्कस मेन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल इज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन इन 1950 एंड ही वाज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1961। अब केल्विन साइकिल को स्टार्ट कैसे करें हम, मतलब केल्विन साइकिल की शुरुआत कहाँ से होगी? तो जो मेल्विन केल्विन है, इन्होंने C40 कार्बन का एक आइसोटोप होता है, उस कार्बन के आइसोटोप को लेकर कार्बन ट्रेसिंग मेथड के थ्रू इस केल्विन साइकिल को वर्कआउट किया। अब केल्विन साइकिल को सबसे पहले कहाँ पे वर्कआउट किया गया? इसको किया गया क्लोरेला एल्गी में। क्लोरेला एल्गी में कार्बन ट्रेसिंग मेथड के थ्रू केल्विन साइकिल चलाया गया। अब यहाँ पर ये देखा गया कि जो RUBP है, यानी राइबुलोज बीस फॉस्फेट, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें CO2 जब मिलता है, अच्छा RUBP कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये एक शुगर है, ठीक है। अब इस 5 कार्बन कंपाउंड में एक CO2 आकर जब मिलेगी तो ये कितने का हो जाएगा? 6 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा क्या? देखिए यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, लेकिन 3-3 कार्बन के हम 2 कंपाउंड बनाएंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, .
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें यहाँ पे? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के हमें मिलेंगे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल। और ये जो RuBP है तो हमें क्या मिला? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये बनाएगा 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी कि कार्बन नंबर और 1 और 3 पे क्या लग गया? 2 फॉस्फेट ग्रुप लग गए। अब इस फॉस्फेट ग्रुप को देने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? एक ATP की। ATP अपने फॉस्फेट देके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो हमें ATP भी कितनी चाहिएगी? 2। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 2 ATP। 2 ATP का यूज़ करके हमें क्या मिलेगा? 2 ATP। यहाँ से जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज़ हम कहाँ करेंगे? 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को बनाने में। ओके, अब जो 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एसिड को हम रिड्यूस करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? कोई एल्डिहाइड बनेगा। हमारे पास यहाँ पे बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक रिड्यूस कोएंजाइम NADPH+H+ का, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADP+ में। यहाँ से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा उसका यूज़ हम आगे कहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब कोई एसिड रिड्यूस होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो केल्विन साइकिल की प्रोसेस है ये मेनली 3 चीज़ों पे डिपेंड है: कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन और रिडक्शन। चौथी फॉर्मेशन जो यहाँ पे हम करेंगे वो करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या शुगर। ठीक है, और वो करेंगे कैसे? ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल के थ्रू। ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल का मतलब होगा ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को उल्टा करना। ये देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जब मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था या आपने जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा वहाँ पर ये चीज़ दिखी आपको 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब यहाँ से हमें ऊपर चलना है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से उल्टा चलेंगे, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल करेंगे तो एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक प्रोसेस वो भी चला सकते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल के थ्रू उल्टा चला के। अब ये जो मेन सारी प्रोसेस हो रही है ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हुई है? हमारे यहाँ पे रूबिस्को। जब तक रूबिस्को प्रोसेस नहीं करेगा, को बताया था कि जो कार्बोक्सिलेशन है इसमें हम लोग क्या करेंगे? CO2 का फिक्सेशन करेंगे, यानी कि कार्बोक्सिलेशन। तो ये प्रोसेस हमने यहाँ पे की कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के बाद हमने यहाँ पे किया रिडक्शन। अब कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आएगी रीजनरेशन। रीजनरेशन में हम क्या करेंगे? यहाँ से 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से RuBP का करेंगे रीजनरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि RuBP का रीजनरेशन हम ग्लिसरैल्डिहाइड से कैसे करेंगे? तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के, जो कि कितने कार्बन के हैं? 3 कार्बन के। अब ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, इसमें से 5 कार्बन किधर जाएंगे? RuBP को रीजनरेट करने के लिए, ताकि RuBP की कंसंट्रेशन भी कैसी बनी रहे? रिच बनी रहे और रेगुलर हमारे पास केल्विन साइकिल चलता रहे। इसलिए अब इसके पास क्या है? 1 फॉस्फेट ग्रुप, लेकिन RuBP के पास कितने हैं? 2 फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि 1 फॉस्फेट ग्रुप हमें चाहिए। वो 1 फॉस्फेट ग्रुप हमें कौन देगा? ATP। ATP से 1 फॉस्फेट ग्रुप लेके ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में। और जो 1 फॉस्फेट निकलेगा वो कहाँ चला जाएगा? RuBP को
20 फॉस्फेट बनाने में। अब 5 मॉलिक्यूल चले गए इधर, लेकिन इधर हमारे पास कितने थे? 6। जो 1 बचा है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा ग्लूकोज को बनाने में। कैसे? देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, नाम सुन के आपको याद आ रहा होगा। इसको अभी इससे पहले कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने? ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है। मीडियम सेंटर में, जब हम सेंटर की प्रोसेस को देखो, आप याद करो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को उल्टा चलाना है। तो हमारे पास क्या बनेगा? ग्लूकोज। लेकिन जब 1 केल्विन साइकिल चलेगा तब यहाँ से जो 1 ग्लिसरैल्डिहाइड का मॉलिक्यूल निकलेगा वो ग्लूकोज का सिर्फ 1/6 यानी 6वां भाग बनाएगा। यानी कि 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें केल्विन साइकिल को कितनी बार रन करवाना पड़ेगा? 6 टाइम। 6 टाइम चलेगा केल्विन साइकिल, तो हमें मिलेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी कि अगर ये इस पूरी केल्विन साइकिल को देखें तो कितना एटीपी और कितना एनएडीपीएच यूज़ हो रहा है, कितना एटीपी और कितना एनएडीपीएच हमको मिलेगा। तो पूरी केल्विन साइकिल को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? 18 तो चाहिए हमें एटीपी, ठीक है, और 12 हमें चाहिए एनएडीपीएच। काउंट कर लेते हैं ये कैसे निकल रहा है। देखो 2 एटीपी यहाँ पे, 3 एटीपी यहाँ पे, सॉरी 1 एटीपी यहाँ पे, यानी पूरा 1 केल्विन साइकिल चलाया हमने। पूरे 1 केल्विन साइकिल को चलाने में 3 एटीपी और NADPH कितना चाहिए हमें यहाँ पे? ओनली 2 चाहिए NADPH, और ये चाहिए 1 केल्विन साइकिल में। और हमें कितनी केल्विन साइकिल चलानी है? 6। तो कैलकुलेशन आप लोगों के सामने है। 18 हमें चाहिए ATP और 12 हमें चाहिए NADPH।